नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आज क्लास 10 विज्ञान को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग की टीम का एक ऑफलाइन क्लास चलती थी, जो कि कोरोना के कारण अभी बंद पड़ी है। इसलिए YouTube के माध्यम से हम आपके समक्ष आना चाहते हैं। और जैसे कि जानते हैं कि मैं एक विज्ञान का शिक्षक हूं और आपको विज्ञान में ये 16 चैप्टर आपको क्लास 10th में पढ़ना है। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे लाइट कैसे परावर्तन करती है और कैसे अपवर्तन करती है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? जैसे आप हमको देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये लाइट परावर्तन कर रही है। आप सूर्य को देखते हैं, आपको लगता है ये सूर्य को देख रहे हैं, बस वहीं पे सूर्य है। वो सूर्य वहां पे नहीं होता है। वो सूर्य क्या होता है? वहां से काफी नीचे होता है। कभी कभी क्या होता है, आप सुबह उठते हैं तो सूर्य को नहीं देखते, लेकिन उसकी लालिमा को देखते हैं। ये कारण है अपवर्तन का। जब हम आपको अपवर्तन पढ़ाएंगे तो बताएंगे अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। और दूसरा है मानव नेत्र। लाइट रहे या ना रहे, एक अंधा व्यक्ति है, उसके सामने टॉर्च बार दे या बुता दे, उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके पास नेत्र नहीं है। ये प्रकाश का जो चैप्टर है मानव नेत्र से संबंधित है। अगर मानव नेत्र को पढ़ना है तो प्रकाश भी पढ़ना है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड। इसी का कह सकते हैं ये इसका क्या पार्ट 2 है, क्योंकि नेत्र के बिना हम लाइट का कुछ कर नहीं सकते हैं। अंधा आदमी को टॉर्च दें या ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा है विद्युत। विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत कैसे काम करता है, क्या ऊर्जा है, क्या इसका ऐसा यूनिट होगा, कैसे हम लोग पैदा कर सकते हैं, ये विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। अब क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव? इसमें पढ़ेंगे हम लोग जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में। जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करता है, विद्युत धारा से कोई भी चीज कैसे घूमता है, या तो फिर हम लोग जनरेटर घूमता है तो फिर विद्युत कैसे निकलता है। ये सारी चीज पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा में। और पांचवा है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग बहुत सारे ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रसायन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा। बहुत सारे ऊर्जा है। ऊर्जा का क्या स्रोत है, कहाँ से हम लोग ला सकते हैं, कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे हम लोग ऊर्जा के स्रोत में। और छठा है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण मतलब ये इसका समझ सकते हैं फिलहाल आसपास का माहौल, यानी हमारा पर्यावरण कैसा है और उसको कैसे ठीक बनाया जा सकता है, और प्रदूषण कैसे उसको खत्म किया जा सकता है। ये सभी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग हमारा पर्यावरण में। और 7वां चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन लगभग कह सकते हैं। अगर ये पार्ट 1 है तो ये क्या है? पार्ट 2 है। प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, जैसे कि मान लेते हैं हमारे वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन। हम बहुत सारा कंपनी और वाहन से क्या करें? उसको प्रदूषित कर दें। क्या एक समय ऐसा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कोरोना के काल में ऑक्सीजन का मास्क लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? और कभी हम लोग पेड़ लगा दिए होते तो शायद मास्क तो लगाना पड़ता, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ी सी कमी आती। अब वही है कि प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कैसे करें, यानी वातावरण को शुद्ध कैसे रखें। अगर मान लिया ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में तो उसको कैसे उपयोग करें कि वापस, जैसे कि हम लोग मनुष्य क्या ऑक्सीजन को ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो हम लोग उस चीज को मैनेज कैसे करें, इसके बारे में पढ़ेंगे प्रबंधन क्या होता है। और छठा चीज है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम सभी जानते हैं रसायन के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो अभिक्रिया के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जानते हैं अभिक्रिया में क्या होता है। जब दो कोई चीज मिलता है एक नया चीज बनाता है, या कोई नया चीज टूटता है तो दो नया चीज बनाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, नहीं कुछ तो कम से कम इतना पता ही होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो चीजें आपस में मिलता है तो पानी बनता है, तो क्या है वो अभिक्रिया। उसके बाद अभिक्रिया एवं समीकरण। अब एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला तो कितना पानी बनेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे समीकरण के थ्रू। उसमें क्या समीकरण होगा। और फिर है ये अम्ल, क्षार एवं लवण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल किसे कहते हैं,
जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। फिलहाल आपको मैं एक परिचय दे रहा हूँ, लेकिन जब क्लास में इसके बारे में बताएंगे तो बहुत ही डिटेल्स में जाएंगे। दूसरा है क्षार, यानी ये कह सकते हैं अगर इसको खट्टा का स्वाद से अगर कंपेरिजन करते हैं, इसको अगर हम खट्टा बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, कड़वा बोलेंगे। और फिर क्या है लवण। लवण क्या होता है, जब ये दोनों को मिलाते हैं तभी एक लवण का निर्माण होता है। या तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं आम भाषा में, अभी हम लोग के पास इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं है, जीरो, इसलिए सीधा सीधे हम ये कहेंगे इसको, ये क्या है, एक नमक। और दसवां में पढ़ना धातु एवं अधातु, कौन सा धातु है कौन सा धातु नहीं है। लेकिन जब क्लास में पढ़ेंगे एक उपधातु भी आएगा। फिलहाल जान लेते हैं धातु क्या है। छोटा सा धातु क्या है, जिसमें विद्युत का प्रवाह वो धातु है, जिसमें विद्युत का प्रवाह वो अधातु है। ये शॉर्ट में, लेकिन क्लास में जाएंगे तो बहुत सारा चीज बताएंगे। एक शॉर्ट में बताता हूँ धातु किसे कहते हैं। मारने के बाद जब आप कोई धातु में थोड़ा सा मारते हैं तो जिसमें टन से आवाज आए वो क्या है, धातु। जिसमें टन से आवाज नहीं आए क्या वो अधातु। ये क्या है, प्लास्टिक बना हुआ हमारे टन से आवाज नहीं। अब स्कूल में घंटी होता होगा, 1 बजे टन, एक लंबा सा टन चलता है, वो क्या है, धातु। और जिसमें टन आवाज नहीं हो क्या है, वो अधातु। अब एक कार्बन एवं उसके यौगिक। हम लोग जानते हैं बहुत सारे तत्व हैं हमारे प्रकृति में, जिसमें तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है क्या, कार्बन। तो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन के बारे में ये कह सकते हैं हम, कोयला, पेंसिल का नोक जिसे ग्रेफाइट बोलते हैं, या हीरा, ये सब क्या कार्बन है। दूसरा एवं उसके यौगिक। ये यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक सब जो है ना योग से निकला है, यानी जब कुछ जुड़ जाता है कार्बन एवं उसके यौगिक, इन कार्बन में कुछ जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यौगिक। कार्बन में क्या क्या जुड़ता है, क्या क्या बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, यौगिक के बारे में। और 12वां है तत्वों का वर्गीकरण। तत्व का वर्गीकरण, हम लोग जानते हैं प्रकृति में बहुत सारा तत्व है, अब उसका वर्गीकरण कैसे करना है। वर्गीकरण मतलब किसी चीज को एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना, क्या है वर्गीकरण। आप लोग जाते हो कि किराना दुकान में तो देखते होंगे साबुन अलग, साबुन के जस्ट नीचे क्या, सरफ, सरफ के नीचे क्या, शैम्पू। क्या होता है, क्योंकि सारा धोने वाला चीज क्या है, एक साइड है, दूसरी साइड क्या मिलेगा, बिस्किट, चॉकलेट। उसके बाद तीसरी साइड क्या मिलेगा, जैसे कि आटा, चावल, ये सब क्या है, एक नीचे बोरा में मिलेगा। ये सबको ना एक सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता है दुकान में, ताकि वो जब कोई ग्राहक आए तो क्या लेना है, ये साबुन लेना है तो यहाँ पे खोजेगा, बिस्किट लेना है तो यहाँ पे खोजेगा। दुनिया का कोई कंपनी का बिस्कुट लेना, सारा बिस्कुट कहाँ मिलेगा, इस छोर पे ही मिलेगा। इसी में पढ़ेंगे लोग तत्वों का वर्गीकरण, कौन सा तत्व का क्या गुण होता है, कैसे उसका उपयोग करता है। एक तत्व के बारे में जानेंगे, दूसरा तत्व के बारे में भी जान जाएंगे। अब तत्वों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी एक थोड़ा बता देते हैं। जैसे कि आप कोई दुकान में जाए, वहाँ पे सारा सामान बस एक साथ मिला के रखा हुआ है, अब उससे पास जाएंगे, बोले हमको एक साबुन दीजिए, वो ढूंढेगा, वो बिस्किट का पैकेट हटा के इसके पीछे तो साबुन नहीं है, ढूंढेगा। वो एक उसका वर्गीकरण रहेगा कि फिलहाल कि जैसे कि ये सरफ के नीचे साबुन है, साबुन के पास सरफ है, शैम्पू है, उसको पता रहता है धोने का सारा चीज क्या है, इधर है। वो जाएगा, वो जहाँ देखे धोने का सामान इधर है तो वहीं पे क्या कर खोजेगा, नहीं तो पता चलो बिस्कुट के पैकेट में ढूंढ रहा है कि साबुन किधर है। इसलिए वर्गीकरण क्यों जरूरी है, हम लोग वहां पे जानेंगे। और 13वां है जेब प्रक्रम। जेब मतलब कह सकते हैं सजीव, जेब मतलब सजीव। सजीव, सजीव क्या है, जेब प्रक्रम यानी सजीव जो जिंदा रहने के लिए जो भी प्रक्रिया करती है उसे क्या बोलते हैं, जेब प्रक्रम। सजीव जिंदा रहने के लिए जो भी कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं, जेब प्रक्रम। क्या करते हैं आप बताइए, आप जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इसी को हम लोग साइंस में पढ़ेंगे पोषण। दूसरा क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं तो क्या होगा, श्वसन। तीसरा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, हम लोग खाना खाए तो खाना क्या पेट में ही रहेगा, बाहर भी तो आना है, तो क्या हो गया, उत्सर्जन। और फिर चौथा क्या होगा, परिवहन। हम लोग खाना खा लिए तो खाना मुंह में छोड़ देना है, क्या पेट में जाना है, तो फिर आगे भी जाना है। इसीलिए जब भी कोई स्थान का चेंज करता, कोई भी चीज स्थान अपना क्या परिवर्तन कर, क्या बोलते हैं, परिवहन। यहाँ पोषण में मेन 4 टॉपिक को पढ़ना है। पहला जेब प्रक्रम में 4 टॉपिक को पढ़ना, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन।
और पांचवा है, और यहाँ पढ़ना है फिर नियंत्रण एवं समन्वय। कह सकते हैं इसी का क्या है, ये अगला भाग है। नियंत्रण और समन्वय क्या है, हम लोग खाना खा लिए और बोले आज खाना खा लिया, आज नहीं पचाएंगे, 5 दिन बाद पचाएंगे क्योंकि 5 दिन बाद भोज है। या तो किसी दिन भोज में गए पूरा खा लिए, क्योंकि आप पूरा खा लेते हैं, पेट भर गया फिर भी खाए जा रहे खाए जा रहे हैं। यह संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हम लोग का मस्तिष्क हमें नियंत्रण करता है, हमें मस्तिष्क में ये बताता है कि पेट भर गया है अब मत खाओ। इसी तरह कितना खाना है, कितना सांस लेना है, कितना क्या करना है, सब कुछ कौन करेगा, नियंत्रण कौन करेगा, मस्तिष्क। इसके में हम लोग पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। कभी याद कीजिए, आप लोग कभी कभी कोई काम भूल जाते होंगे, ये काम था ओ भूल गए। कभी सांस लेना भूले हैं क्या? नहीं भूले। क्यों? क्योंकि ये कार्य मस्तिष्क का है, सारा मस्तिष्क का सारा भाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग सो भी गए फिर भी सांस लेते रहते, नहीं पता चला आज रात में सोए थे सांस नहीं लिया, अब सुबह हाफ रहे। तो इसलिए हम लोग उस चीज पे भी ध्यान देंगे, नियंत्रण समन्वय क्या होता है। उसके बाद 15वां है जनन। जिंदा रहने के लिए दोनों चीज हमारी जरूरी है, जैव प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय। अब जनन क्या है? जनन जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने पीढ़ी को पृथ्वी पर कायम रखने के लिए जनन आवश्यक है। सोचिए, आज के बाद कोई भी मनुष्य जन्म नहीं लेगा तो क्या होगा? जो भी बच्चा बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा होने के बाद क्या वो मर जाएगा, कहानी खत्म। जैसे डायनासोर के साथ हुआ था, आज पृथ्वी पर एक भी डायनासोर नहीं है। इसी तरह क्या होगा, मनुष्य भी खत्म। इसलिए जनन भी क्या है, जरूरी है। पृथ्वी पे अपना अस्तित्व बनाने के लिए जनन क्या है, आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो नए संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, नई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर क्या, एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। तो फिर आप पढ़ेंगे, बात करेंगे अनुवांशिक एवं जैव विकास। जनन का ही भाग है क्या, अनुवांशिक एवं जैव विकास। अब क्या है, आने वाला जो संतान होगा उसमें कौन सा गुण होगा, वो कौन सा अनुवांशिकी। कभी कभी देखते हैं डीएनए टेस्ट होता है, कभी कभी डीएनए टेस्ट होता है किसी बच्चा को, उससे क्या पता चलता है ये बच्चा किसका है। इसी तरह इसी का क्या अगला भाग है ये अनुवांशिकी, मतलब पता करेंगे जो बच्चा है किसका है, या तो वो कैसे बना है, इसके बारे में पता करें। अनुवांशिकी एवं जैव विकास। और जैव विकास के बारे में ये पढ़ेंगे जीव का विकास कैसे हुआ। जैसे कि हम लोग पहले मनुष्य नहीं थे, पहले क्या थे, चिंपांजी थे। तो धीरे 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 हम लोग क्या हुए, मनुष्य बन गए। तो कैसे मनुष्य बने इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग के अंदर क्या हुआ, एक चिंपांजी से मनुष्य बन गए। कहाँ हम लोग के पास लंबा चौड़ा बाल होता, आज हम थोड़ा सा सुंदर दिखते हैं, साफ दिखते हैं, एक बुद्धिमान है। तो कैसे हो गए, जैव विकास के कारण ही। तो हम लोग जब ये 16 चैप्टर पढ़ेंगे जैव विकास अनुवांशिकी, तो वहां पे बताएंगे ये क्या होता है। ये पूरा सिलेबस था आप लोग का, 16 चैप्टर है, जिसे क्लास 10th में पढ़ना है, जिसमें हमको आपका साथ चाहिए, जिसमें मैं आपको आपके भविष्य के लक्ष्य तक पहुंचा सकूंगा, जिसमें मैं आपको एक चीज का गारंटी देता हूं। अगर ये आप 16 चैप्टर यूट्यूब के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से जैसे भी आप पढ़ते हैं, मैं इसका गारंटी देता हूं कोई भी तरह का सवाल आपके क्लास 10th का जो भी बोर्ड में एग्जाम होगा वो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। एक भी सवाल ना छूटे, इस चीज़ का हम लोग लक्ष्य रखते हैं। और बिल्कुल मेरा आपसे वादा है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वहीं पे